गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु का निरूपण। तो देखो परमाणु के निरूपण का एक संकेत होता है जो वैसे मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। तो देखिए कोई भी जो परमाणु होता है उसको इस प्रकार लिखा जाता है ZXA। या देखो कभी कभार इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, चाहे तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो ZXA या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो ZXA। ये दोनों ही निरूपण क्या है, सही है। अब यहाँ देखिए जो Z है उसको आप परमाणु क्रमांक बोलते हो, X है वो है परमाणु प्रतीक, और जो यहाँ पर A है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही किसको बताता है, वही बताता है प्रोटॉनों की संख्या को। और अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप ध्यान रखना कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चला, तो मैंने आपको जब थॉमसन का मॉडल पढ़ाया था और जब रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाया था तो दोनों ही बार मैंने क्या कहा था कि जो परमाणु है वो क्या है, विद्युत उदासीन। और विद्युत उदासीन तब भी हो सकता है जब उसमें जितने प्लस हो उतने ही क्या हो, माइनस। अब सपोज दैट अगर किसी में 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। और जब किसी भी परमाणु का नेट चार्ज 0 होता है तो वो क्या होता है, उदासीन। इसलिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इसका प्रतीक है। अब दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को आप क्या बोलते हो, द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, प्रोटॉन का पक्षांतरण कर दोगे तो A माइनस प्रोटॉन, या क्योंकि आप जानते हो प्रोटॉनों की संख्या को ही आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Z से, तो इसको A माइनस Z भी लिखा जा सकता है और A माइनस P भी लिखा जा सकता है। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए 8O16, अब ये क्या है, 8O16 है, इसको ZXA से आप कंपेयर करो। देखिए X यहाँ पे किसको प्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को। यहाँ पे Z का मान कितना है, 8, A का मान यहाँ पे कितना है, 16। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस Z। तो देखो A कितने, 16, Z कितने हैं, 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। मैं पूछूं कि बताओ इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, 16। मैं पूछूं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, 8। अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मैंने क्या कहा था, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको लिखा जाता है AMU, अंग्रेजी में बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है, 10⁻⁻25 kg से 10⁻⁻27 kg होता है। और आपको पता है कि इतनी छोटी वस्तु, इतने छोटे मान को भौतिक साधनों से आप नहीं माप सकते, इसलिए परमाणु द्रव्यमान को मापने की एक विशेष इकाई होती है और उस विशेष इकाई को ही क्या बोला जाता है, AMU। तो AMU क्या होता है कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम भौतिक साधनों से नहीं माप सकते, इसलिए उसको मापने के लिए एक विशेष इकाई काम में लेते हैं जिसको क्या बोला जाता है, AMU। AMU का आधार क्या होता है, AMU का आधार लिया गया कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या बोलते हो, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है कि कार्बन परमाणु के मास के 1/12वें भाग को क्या बोला जाता है, AMU बोला जाता है। और एक AMU की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने आपको रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बताया था, उसी टाइम पर बताया था कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। तो इसके अनुसार रदरफोर्ड ने कहा कि जो किसी नाभिक की त्रिज्या होती है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। क्या बोला कि किसी नाभिक की त्रिज्या, अगर मैं नाभिक की त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट करूं तो क्या कहा है कि उसके द्रव्यमान संख्या, अब बताओ द्रव्यमान संख्या को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, S से, कि द्रव्यमान संख्या के घनमूल। तो घनमूल क्या होता है, 1/3। तो क्या है इसके समानुपाती। तो बताओ ऐसा लिखा जा सकता है R समानुपाती A⁻1/3। यहाँ R क्या है, त्रिज्या, A क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो बोला है कि द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। अब आपको पता है आप समानुपाती का चेन हटाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक रखोगे, उस नियतांक को बोला जाता है R0 और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 फर्मी या फेम्टोमीटर। तो ये है नाभिक का आकार।
अब देखो इस पे एक दो न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल कि किन्हीं दो परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संख्या का मान 27 व 125 है तो उनकी नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो आपको किसका मान दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या का दिया हुआ है। एक की द्रव्यमान संख्या है 27, एक की है 125। तो मैंने कहा था जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करो तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है वो देखो। तो A1 27, A2 कितना दिया हुआ है 125। आपको देखो पूछा क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, यानी R1/R2 पूछा है। अब हम जानते हैं अभी अभी देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा है R = R0 a की पावर 1/3। अब देखो R1 लिखोगे तो देखो R0 तो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ A1 ए की जगह क्या आ जाएगा A1 की पावर 1/3। इसी प्रकार अगर मैं R2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा R0 A2 की पावर 1/3। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा R1/R2, तो आप समीकरण 1 में किसका भाग दे दो, समीकरण 2 का। तो देखो R0 से तो R0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो दोनों की पावर 1/3 है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A1/A2 की पावर 1/3। देखो इसको अलग अलग करोगे तो A1 की पावर 1/3 अपॉन क्या आ जाएगा A2 की पावर 1/3, तो इसको साथ लिख दिया। अब बताओ A1 की वैल्यू है आपके पास कितनी है 27, A2 की वैल्यू कितनी है 125, तो रखो 27/125। अब इसका आप जब घन करोगे तो क्या आ जाएगा 3/5। देखो 3 की क्यूब क्या हो जाएगी 27 और 5 की क्यूब क्या हो जाएगी 125। तो 1/3 करना है तो क्या आ जाएगा 3/5। तो R1/R2 का अनुपात कितना आ गया, वो आ गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी परमाणु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था A1/A2 और आपको पूछा क्या था R1/R2। अब आपको उल्टा दिया हुआ है, अब आपको R1/R2 तो दिया हुआ है और पूछा क्या है, वो पूछा है A1/A2। तो देखिए R1/R2 कितना दिया हुआ है 1/2, पूछा क्या है A1/A2, तो वही फॉर्मूला R = R0 a की पावर 1/3। अगर R1 लिखोगे तो ये हो जाएगा, R2 लिखोगे तो ये हो जाएगा। अब लिखो R1/R2 समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था, इनको साथ लिख दिया A1/A2 की पावर 1/3। यहां से अगर मैं A1/A2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। देखो जब आप इसका क्यूब लोगे तो सीधी सी बात है इसका भी क्यूब लोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो A1/A2 का मान क्या आ जाएगा R1/R2 की क्यूब। तो अब देखो R1/R2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/2, तो 1/2 की क्यूब क्या हो जाएगी 1/8। तो यहाँ द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट टॉपिक है नाभिक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या होता है। तो देखो जो नाभिक होता है ना वो गोलाकार माना जाता है, ठीक है, और गोले का आयतन आप जानते हो कितना होता है 4/3πr³। बताओ यही होता है। तो हमने मान लिया कि माना कि नाभिक की त्रिज्या कितनी है R, वह परमाणु द्रव्यमान संख्या A है और नाभिक को कैसा माना जाता है, गोलाकार माना जाता है। अतः आयतन क्या हो जाएगा 4/3πr³ और R आप जानते हो क्या होता है R0 a की पावर 1/3। तो बताओ यहाँ मैं R की वैल्यू रख सकता हूँ, तो रखो R0 a की पावर 1/3 का आपको क्यूब करना है। तो देखो क्यूब करो तो 4/3π वो तो एज इट इज रह गया, R0 का क्यूब क्या हो जाएगा R0 क्यूब, और जब इसका क्यूब लोगे तो 1/3 × 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ जाएगा R0 क्यूब A। अब देखो मुझे बताओ 4/3 ये तो एक संख्या है तो फिक्स है इसकी वैल्यू, तो पाई ये भी एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है। R0 भी मैंने बताया था कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर। तो बताओ यहाँ से वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान संख्या पर। तो आप क्या बोल सकते हो कि नाभिक का आयतन किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान संख्या पर। एग्जाम में आपको इससे भी पूछ सकता है कि सिद्ध करो कि जो नाभिक का आयतन है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है वो है नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसमें देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक का घनत्व समान होता है। अर्थात आप कोई भी परमाणु ले लो उसका घनत्व हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, परमाणु कैसा ही हो। तो देखो इसको सिद्ध करते हैं। तो नाभिक की त्रिज्या अगर आप R मानो वह द्रव्यमान संख्या A है तो नाभिक का घनत्व आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को D से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो अब मुझे यहाँ बताओ M = लिखा है मैंने स्मॉल m × A, ये देखो कैसे लिखा होगा। अब बताओ द्रव्यमान दिन लिखना है आपको तो आप किसका लिखोगे, एटम का लिखोगे। तो आप नाभिक का लिखोगे तो नाभिक में आपको पता है कौन कौन उपस्थित होते हैं, एक तो प्रोटॉन उपस्थित होता है, एक कौन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन। अब बताओ दोनों का मास तो समान ही होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मास ऑफ प्रोटॉन = मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब बताओ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये किसके बराबर होता है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये मुझे बताओ द्रव्यमान संख्या के बराबर नहीं होगी? होगी। तो बताओ जब एक प्रोटॉन का मास अगर मैं m मानूं तो पूरे का कितना हो जाएगा? am नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे में कितने हैं कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका योग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? s से। अगर a का मास m है तो a का कितना हो गया? am नहीं हो गया। तो मैंने मास की जगह क्या लिख दिया? am या ma। और आयतन आप जानते हो कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू रखोगे r0 a की पावर 1/3, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई r0 क्यूब a। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से d बराबर क्या होता है? m अपॉन v। तो m की वैल्यू क्या है? स्मॉल m इंटू कैपिटल ए। यहाँ पे स्मॉल m क्या है? मैं रिपीट कर दूं, स्मॉल m है मास ऑफ प्रोटॉन, या इसको बोला जा सकता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पे v का मान रख दो, कितना है? 4/3 पाई r0 क्यूब a। तो देखो इससे a क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से d का मान क्या आ गया? 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। अब मुझे बताओ ये m क्या है? अभी अभी बताया है, ये है मास ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ मास ऑफ प्रोटॉन फिक्स है या नहीं है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है। अब बताओ ये 4 कांस्टेंट, पाई क्या है? कांस्टेंट, r0 भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी मैं बता चुका हूं आपको 1.2 फेम्टोमीटर। तो बताओ जब सब राशियां कांस्टेंट है तो d का मान कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे परमाणु कैसा भी हो उसका घनत्व हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो अगर आपको दो एटम देके पूछा जाए कि इनके घनत्वों का अनुपात बताइए, तो आप हमेशा क्या बताओगे? 1:1, क्योंकि दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। कभी कभार इसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि बताइए नाभिक के घनत्व का मान कितना होता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, m की वैल्यू रखोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27, पाई की वैल्यू 3.14, r0 की 1.2 फेम्टो की क्यूब। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.31 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो बताओ यहाँ से घनत्व किसी पे भी डिपेंड कर रहा है? नहीं। देखो द्रव्यमान, बताओ द्रव्यमान संख्या पे निर्भर करता है? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात घनत्व का मान सभी परमाणु के लिए समान होता है, क्योंकि ये सभी राशियां क्या है? कांस्टेंट। तथा ये द्रव्यमान संख्या पर भी निर्भर नहीं करता। देखो इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको कैपिटल ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। या इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक का घनत्व क्या होता है? समान। अब देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि 13Al27 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है? एक का मान दिया हुआ है, जो ऊपर वाली राशि होती है वो एक को रिप्रेजेंट करती है। कितना है? 27। आपको पूछा क्या है? r पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? r = r0 a की पावर 1/3। r0 की वैल्यू आप जानते हो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू a कितना है? 27 की पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो 1.2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -15, तो क्या आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। या अगर मैं फेम्टो में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? 3.6 फेम्टोमीटर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो जो पहला प्रकार है वो समस्थानिक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप। तो देखो इसको हम नाम से ही समझेंगे। देखो टॉप को आप ऐसे समझो, टोपी। ठीक है, ये वैसे कोई मेथड नहीं है, बस आपको जनरली समझा रहा हूँ। टॉप का मतलब टोपी। तो टोपी है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। और जो बॉटम पार्ट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो आप किसी भी परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? जेड एक्स ऐसे ही तो करते हो ना। तो इसकी टोपी बताओ कौन है? इसके टोपी मतलब इसके सिर पे कौन है? ए। तो जिसमें जो नाम आए ना उसको आप डिफरेंट कर दो। तो यहाँ पे टोपी को तो क्या रखोगे आप? डिफरेंट। और जो बॉटम पार्ट है उसको क्या रखोगे? सेम। तो अब आप डेफिनेशन दे सकते हो ना कि ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, देखो जेड का मान सेम है, तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, टोपी मैंने क्या कहा हो? डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिकों को याद करने का तरीका, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु का प्रतीक क्या होता है? ZXA होता है। तो इसका इंग्लिश देखो क्या है? आइसोटोप। टोप मतलब टोपी। तो टोपी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। तो एक का मान डिफरेंट और जेड का मान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इसमें देखो किसका मान समान है? जेड का मान। और परमाणु क्रमांक को ही तो आप बोलते हो कि यही किसके बराबर है? प्रोटॉनों के बराबर है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी समान है? तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? समप्रोटोनिक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है 1H1 1H2 1H3। अब इसमें सब में देखो परमाणु क्रमांक देखो 1 1
1, सबका जेड समान है। और टोपी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो देखो इसकी टोपी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो सबकी अलग अलग है। उसी प्रकार अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं 8O16, 8O18, तो देखो दोनों का जेड सेम है, 8 है, लेकिन देखो टोपी इसकी 16 है और इसके मान कितना है, 18 है। तो समझताने क्या हुए कि जिनमें जेड का मान तो सेम हो और ए क्या हो, डिफरेंट। अब जो दूसरी टाइप है वो है प्रतीप या दर्पण नाभिक, मिरर न्यूक्लियस बोला जाता है इनको इंग्लिश में। तो इसमें देखो क्या है कि इसमें एक का मान तो सेम होना चाहिए। किसका मान सेम होना चाहिए, एक का मान सेम होना चाहिए, जबकि पी व एन डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं इसको देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। इसका एग्जांपल है 4BE7 और 3Li7। तो मुझे बताओ, देखो इन दोनों में ए देखो, एक का मतलब टोपी, तो देखो इसका भी ए 7 है और इसका भी क्या है 7, तो देखो दोनों का ए सेम है। सही बात है, मैंने यही बोला है कि ए सेम होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन वो देखो इस प्रकार होने चाहिए कि देखो इसमें प्रोटॉन कितने, मैंने कहा था जो जेड है वो प्रोटॉन बताता है, तो यहाँ पे जेड कितना है 4, तो 4 प्रोटॉन। और मैंने क्या कहा था कि ए माइनस पी वो किसको बताता है, न्यूट्रॉन को, तो 7 में से 4 गया, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 3। और इसी प्रकार यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 3 और न्यूट्रॉन कितने हैं 4। तो इस प्रकार होना चाहिए कि इसके प्रोटॉन इसके न्यूट्रॉन के बराबर होने चाहिए, इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, प्रतीप या दर्पण नाभिक। तो दर्पण नाभिक क्या हुए कि जिसमें एक का मान तो सेम हो और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इस प्रकार हो कि पहले का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर हो और पहले का न्यूट्रॉन दूसरे के किसके बराबर हो, प्रोटॉन के बराबर हो, उन्हें प्रतीप या दर्पण नाभिक कहते हैं। अब तीसरा है सम अवयवी या जिनको बोला जाता है आइसोमर। इनमें क्या होते हैं, ए व जेड तो सेम होते हैं, ए व जेड सेम होते हैं, और बट ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। इसका एग्जाम्पल है कोबाल्ट 58। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ए व जेड का मान तो सेम होगा, बट ये कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। जो फोर्थ टाइप है वो है समबारिक, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार। तो वही बात देखो, वहां पे क्या था, आइसोटोप था, तो टोप मतलब टोपी, तो टोपी को आपने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है, आइसोबार, बार मतलब क्या हो गया, बॉटम पार्ट नहीं हो गया। और अगर वहां पे टोपी डिफरेंट थी तो यहाँ पे बॉटम पार्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो आइसोटोप में याद रखना टोपी डिफरेंट होनी चाहिए और आइसोबार में बॉटम पार्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो इनमें जेड तो क्या होगा, डिफरेंट, और ए क्या होगा, सेम। तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान तो समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो जैसे एग्जाम्पल 6C13 व 7N14। अब इसमें बताओ जेड डिफरेंट है, देखो इसका जेड 6 है और इसका जेड क्या है 7, बट ए सेम है ना। देखो ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। इनमें क्या होना चाहिए, देखो लास्ट नाम देखो टोन, टोन का मतलब यहां पे आप समझो न्यूट्रॉन से। तो ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल देखो 3Li7 व 4Be8। तो बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए, न्यूट्रॉन क्या होता है A माइनस पी। तो बताओ A कितना है 7, P कितना है 3। तो बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 न्यूट्रॉन है। इसी प्रकार 4Be8, इसमें A कितना है 8 और प्रोटॉन कितने हैं 4। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे A माइनस पी। तो बताओ इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं 4। तो 11Na23, इसमें कितने हो गए 12 है। और इसमें भी देखो 12Mg24, इसमें भी क्या हो गए 12 है। तो आइसोटोन का मतलब होता है कि जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो। अब एक छोटा सा नोट कि जो समस्थानिक होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान। उसी प्रकार जो समबारिक होते हैं उनके क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म तो समान होते हैं और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये थे न्यूक्लियस के प्रकार। थैंक यू स्टूडेंट्स।